गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटा आज के इस लेक्चर को हम कंटिन्यू, जो कल हमने लेक्चर पढ़ा था उसी को ही आज मैं कंटिन्यू करने जा रहा हूं। हम कल पढ़ रहे थे बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइंस। मैंने ये बताया था अमाइंस होती हैं वो क्या होती हैं, बेसिक इन नेचर होती हैं, क्योंकि एन के ऊपर क्या होता है, लोन पेयर होता है, और वो लोन पेयर अमाइंस क्या कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। इसलिए अमाइंस क्या होती हैं, बेसिक इन नेचर होती हैं। तो आज हम लोग उसी लेक्चर को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं जो हमने कल पढ़ा था। तो सबसे पहले जो हमारे पास हम लोग कंपैरिजन पढ़ रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, हम लोग अमाइन वर्सेस अमोनिया। अगर आपसे कोई पूछ ले प्राइमरी अमाइन और अमोनिया में से कौन ज्यादा बेसिक है, अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए प्राइमरी अमाइन और अमोनिया में से कौन ज्यादा बेसिक है, तो बेटा प्राइमरी अमाइन अमोनिया से ज्यादा बेसिक होती हैं। क्यों होती हैं उसका रीजन देखिए, यहां पर भी लोन पेयर है, यहां पर भी लोन पेयर है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं, इसलिए दोनों ही क्या है, बेसिक है। बट यहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद कोई उसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड नहीं करेगा। बट देखो अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है तो जो आर होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। आर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। तो जो एन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है तो उसको कंपनसेट कर रहा है ये आर ग्रुप, ठीक है। तो आर ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, ठीक है जी। और ये क्या करता है, प्लस आई इफेक्ट शो करता है। मैं अगर आपको प्लस वन की बात याद करा दूं, और प्लस आई इफेक्ट जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा क्या होता है, बेसिक करैक्टर होता है। ये बात आपको प्लस वन में बताई थी मैंने। माइनस आई इफेक्ट जितना ज्यादा होता है उतना ज्यादा एसिडिक करैक्टर होता है, जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होता है उतना ज्यादा क्या होता है, बेसिक करैक्टर होता है। तो देखो यहाँ पर आर ग्रुप क्या कर रहा है, प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है। देखो एन इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो एन के पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, और उसको कंपनसेट कौन कर रहा है, आर। बट यहाँ पर एन को कंपनसेट करने के लिए हाइड्रोजन के अलावा और कोई चीज नहीं है। इसलिए जो हमारे पास अमाइंस होती हैं, प्राइमरी अमाइंस वर्सेस अमोनिया का हम कंपैरिजन पढ़ रहे थे, तो प्राइमरी अमाइन और अमोनिया में से प्राइमरी अमाइंस क्या होती हैं, ज्यादा बेसिक होती हैं, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच्ड विद NH2, ठीक है। तो सेकंड अब हम पढ़ रहे हैं, अगर हमारे पास एरोमेटिक अमाइन दे रखी है वर्सेस अमोनिया, फॉर एग्जांपल हमारे पास एनिलीन दे रखा है और एक हमारे पास अमोनिया दे रखी है, तो एनिलीन और अमोनिया में से कौन ज्यादा बेसिक होगा, गैस कीजिए, ठीक है। तो बेटा उनमें से अमोनिया ज्यादा बेसिक होगी। क्यों होगी, क्योंकि जो एन के पास लोन पेयर है वो रेजोनेंस में क्या हो रहे हैं, यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो एन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। एन का ध्यान इस रिंग में जा रहा है, एन के जो इलेक्ट्रॉन है वो इस रिंग में जा रहे हैं, जिससे एन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी
अमोनिया के n की कंपैरिजन में क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अगर इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो डोनेशन पावर भी क्या होगी, कम होगी। तो इसीलिए रेजोनेंस शो करने की वजह से ये जो एनिलीन है दैट इज लेस बेसिक देन अमोनिया। अंडरस्टैंड। अगर आपसे कोई ये पूछ ले 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन और 3 डिग्री अमाइन में से कौन ज्यादा बेसिक होगा? 1 डिग्री अमाइन का मतलब RnH2, 2 डिग्री अमाइन का मतलब RnHR, 3 डिग्री अमाइन का मतलब RnR। तीनों में ही क्या है, लोन पेयर है। तो तीनों ही अमाइंस क्या होती हैं, बेसिक होती हैं नेचर में। बट हमारे से पूछ लिया जाए, कंपैरिजन कर लिया जाए, इनमें से ज्यादा बेसिक कौन सी होती है? तो अभी मैंने बताया था प्लस आई इफेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेसिक करैक्टर। क्या बताया था? प्लस आई इफेक्ट जितना ज्यादा होता है उतना ज्यादा क्या होता है, बेसिक करैक्टर होता है। ये बात अभी मैंने बताई थी। तो देखो, अगर ये एन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो जो आर ग्रुप है उसको क्या कर रहा था, कंपनसेट कर रहा था। ठीक है, तो यहां पर एक आर ग्रुप जुड़ा हुआ है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, यहां पर 2 आर ग्रुप जुड़े हुए हैं और यहां पर 3 आर ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो प्लस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा किस में होगा? प्लस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा टर्शरी एमाइन में। तो जो बेसिक करैक्टर का ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा, 3 डिग्री। सबसे ज्यादा कौन सी एमाइन बेसिक है? 3 डिग्री, 2 डिग्री और सबसे कम क्या होती है, 1 डिग्री। तो सबसे ज्यादा बेसिक अमाइन कौन सी होती है? 3 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री और उसके बाद 1 डिग्री। अब ये जो बेसिक करैक्टर है अमाइंस का 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री में, ये कौन सी स्टेट? हमने पढ़ा था ना, अमाइंस तीनों ही स्टेट्स में एग्जिस्ट करती हैं, सॉलिड स्टेट में भी, लिक्विड में भी और गैस में भी। 1 और 2 जिसमें 1 या 2 कार्बन है वो क्या होती हैं, गैसेज होती हैं। 3 से ज्यादा 3 या 3 से ज्यादा कार्बन वाली लिक्विड होती है और जिसमें बहुत ज्यादा मेंबर्स होते हैं वो अमाइंस सॉलिड भी होती हैं। तो ये बेटा, ये जो ऑर्डर पढ़ रहे हैं हम लोग, ये जो ऑर्डर पढ़ रहे हैं बेसिक करैक्टर ऑफ अमाइन का, ये जो हम पढ़ रहे हैं बेटा किसके अंदर, गैसेस स्टेट के अंदर पढ़ रहे हैं। ठीक है, गैसेस स्टेट के अंदर सबसे ज्यादा बेसिक अमाइन कौन सी होती है? 3 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री और सबसे कम क्या होती है, 1 डिग्री अमाइन होती है। अगर हमारे से कोई पूछ लेता है एक्वस मीडियम में कौन सी अमाइन सबसे ज्यादा बेसिक होती है, तो उसको हम लोग अब क्या करने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं। यहां पर तो देखो जो हमने डिस्कस किया है बेसिक करैक्टर इन गैसेस स्टेट, गैसेस मीडियम के अंदर बेसिक करैक्टर डिस्कस किया है। तो उसमें जो ऑर्डर होता है बेटा वो 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री रहता है। हमने जो डिस्कस करना है अब वो है बेसिक करैक्टर ऑफ अमाइन इन एक्वस मीडियम। तो अब हम जो पढ़ रहे हैं बेसिक करैक्टर ऑफ अमाइन इन एक्वस मीडियम। सबसे पहली बात मैं बता दूं जो आपको, बेसिक करैक्टर ऑफ अमाइन इन एक्वस मीडियम, ये बेटा 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। फर्स्ट फैक्टर है वो है हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट। दूसरा जो फैक्टर है वो है हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
और जो तीसरा फैक्टर है हमारे पास वो है स्टीरिक हिंड्रेंस। बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइन इन एक्वस मीडियम तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो इंडक्टिव इफेक्ट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और स्टीरिक हिंड्रेंस, ये जो तीन फैक्टर हमारे पास गिवन है इनका कंक्लूजन होता है। तो देखो कैसे, देखो इंडक्टिव इफेक्ट अगर मैं प्राइमरी अमाइन में देखूं RnH2, सेकेंडरी अमाइन R2NH, थर्ड टर्शियरी अमाइन R3N, तो देखो यहाँ पर एक R ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ पर दो R ग्रुप जुड़े हुए हैं और यहाँ पर तीन R ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो सबसे ज्यादा जो प्लस आई इफेक्ट है वो टर्शियरी अमाइन के अंदर होगा, ठीक है। और हमने ये पढ़ा था जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होता है उतना ज्यादा बेसिक कैरेक्टर होता है। तो अगर मैं यहाँ पर ऑर्डर देखूं तो ऑर्डर क्या आएगा, 3 डिग्री, 2 डिग्री और तो जो हमारे पास सेकंड फैक्टर है इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज्यादा किसमें होता है, टर्शियरी में, सबसे कम किसमें होता है, प्राइमरी में, और मीडियम होता है 2 डिग्री में। तो ये ऑर्डर रहता है इंडक्टिव इफेक्ट का। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है हाइड्रोजन और फोन के बीच में बॉन्डिंग, हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ अनदर मॉलिक्यूल और सेम मॉलिक्यूल। तो देखिए यहां पर ये हाइड्रोजन है, तो वाटर, हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव ये ऑक्सीजन ऑफ अनदर मॉलिक्यूल, इन दोनों के बीच में क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। अगर मैं यहां पर वाटर लूं, यहां पर एक और वाटर लूं, वाटर इज H2, मैंने OH2 करके लिख दिया है। तो देखो हाइड्रोजन इसका और इस ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन इसका और ऑक्सीजन कौन सी बॉन्डिंग शो कर रहा है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या कर रहा है, शो कर रहा है। अगर मैं बात करूं सेकेंडरी अमाइन की, तो सेकेंडरी अमाइन के अंदर देखिए कितनी बार बॉन्डिंग हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग 2 टाइम्स हो रही है। और अगर मैं बात करूं किसकी, टर्शियरी अमाइन की, तो जो यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो क्या हो रही है, बहुत ही कम हो रही है। तो जितनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है, उतना ही ज्यादा क्या होता है, बेसिक कैरेक्टर होता है। तो अगर यहां पर देखिए, ठीक है, तो देखो कैसे होगा इसका ऑर्डर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक्सटेंट सबसे ज्यादा कहां पर है, 1 डिग्री अमाइन में। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखें, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक्सटेंट देखें तो 1 डिग्री में सबसे ज्यादा है, उसके बाद 2 डिग्री और सबसे कम किसमें है, 3 डिग्री। ये जो ऑर्डर है ये किसका ऑर्डर है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ऑर्डर है। तो देखो अगर हम बात करें किसकी, स्टीरिक हिंड्रेंस की, किसकी बात करें, स्टीरिक हिंड्रेंस की, तो सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ किस में होती है, टर्शियरी अमाइन में, सबसे कम किस में है, प्राइमरी अमाइन में। तो जो स्टीरिक हिंड्रेंस का ऑर्डर रहता है, स्टीरिक हिंड्रेंस का जो ऑर्डर रहता है वो क्या रहता है, सबसे ज्यादा 3 डिग्री में, फिर 2 डिग्री में और फिर 1 डिग्री में। और इंडक्टिव इफेक्ट का जो ऑर्डर रहता है, इंडक्टिव इफेक्ट उसका जो ऑर्डर रहता है वो क्या रहता है, 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। तो एक चीज अगर हम, हमारे पास जो बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइन है वो क्या है बेटा, इन तीनों का क्या है, कंक्लूजन है। तो देखो तीनों को अगर हम कंक्लूड करें तो तीनों में एक चीज कॉमन आ रही है, वो क्या है, 2 डिग्री। तो सबसे ज्यादा जो बेसिक कैरेक्टर होता है वो किसका होता है, 2 डिग्री का होता है। सबसे ज्यादा जो बेसिक अमाइन होती है इन एक्वस मीडियम वो कौन सी होती है, 2 डिग्री होती है, ठीक है जी। अब हमारे पास रह गया क्या, बाकी अमाइन 1 डिग्री और 3 डिग्री में से कौन सी ज्यादा बेसिक होगी।
तो देखो 1 डिग्री और 3 डिग्री में से, क्या कह रहा हूं मैं, 1 डिग्री और 3 डिग्री में से हम यहाँ पर दो केस डिस्कस करते हैं। अगर 1 डिग्री और 3 डिग्री की बात करते हैं तो अगर जो हमारे पास आर ग्रुप है, अगर ये क्या है, आर ग्रुप बहुत ही क्या है, स्मॉल है, क्या है, अगर ये बहुत ही क्या है, स्मॉल है, तो यहाँ पर स्टीरिक हिंड्रेंस का तो कोई मतलब ही नहीं होगा। अगर आर ग्रुप क्या है, बहुत ही छोटा है, तो स्टीरिक हिंड्रेंस क्या होगी, बहुत कम होगी। तो अगर आर ग्रुप स्मॉल है तो हम ये स्टीरिक हिंड्रेंस वाला फैक्टर है उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। और कौन फैक्टर विन करता है फिर हमारे पास, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है जी। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और क्या रहेगा, इंडक्टिव फैक्टर, दो फैक्टर हैं हमारे पास। तो इसमें यहाँ पर जो विन करता है वो क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग विन करती है। तो ऑर्डर जो आ जाता है वो आ जाता है 2 1 3, क्या आ जाता है, 2 1 3। और अगर आर ग्रुप मिथाइल ग्रुप से बड़ा है, अगर आर ग्रुप क्या है, मिथाइल ग्रुप से बड़ा है, तो ऑर्डर क्या आ जाता है, 2 3 1। ये याद रखोगे 213 और 231। अगर आर ग्रुप स्मॉल है, अगर आर ग्रुप क्या है, स्मॉल है, तो हमारे पास ऑर्डर रहता है 2 1 3 का। और अगर आर ग्रुप मिथाइल से क्या है, बड़ा है, तो ऑर्डर रहता है 2 3 और 1 का। ठीक है जी। तो ये था हमारे पास बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइंस। ठीक है जी। तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं अल्काइलेशन। अल्काइलेशन, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए अल्काइलेशन का मीनिंग क्या होता है। अगर हम कोई रिएक्शन है उसके दौरान आर ग्रुप का इंट्रोड्यूस, आर ग्रुप को इंट्रोड्यूस कर देते हैं, आर ग्रुप को ऐड कर देते हैं, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अल्काइलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अल्काइलेशन बोलते हैं। तो हमें क्या करना पड़ता है, कोई ऐसी चीज लेनी पड़ती है जो आसानी से आर ग्रुप को लीव कर दे। ठीक है। तो उसके लिए देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं, देखो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास प्राइमरी अमाइन दे रखी, प्राइमरी अमाइन दे रखी है, और यहां पर हम क्या लेते हैं, आर एक्स। देखो आर और एक्स में से कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, एक्स। और आर के ऊपर क्या आता है, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो एक्स है ये आर के इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड खींच लेता है। ठीक है। तो जिसकी वजह से आर ग्रुप आसानी से क्या कर जाता है, लीव कर जाता है। ठीक है ना, इसलिए हम लोग क्या लेते हैं, आर एक्स लेते हैं। और देखो एन के ऊपर क्या होता है, लोन पेयर होता है। क्या होता है, एन के ऊपर लोन पेयर होता है। तो लोन पेयर होने की वजह से ये क्या होता है, बेसिक होता है। और बेस किस पे अटैक करता है, न्यूक्लियस, क्या नाम है, जो लुईस बेस है वो क्या करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है। और न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक करता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पे। तो ये बेस है, ये किस पे अटैक करेगा, जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम है, जो क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। तो इस एन ने इस आर के ऊपर क्या किया, अटैक किया। तो देखिए क्या चीज बन गई हमारे पास, आर एन एच या एन आर आर एच, और इस एन के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव था एन, इसने यहां से क्या निकाला, आर पॉजिटिव। तो इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो किसके पास चलेंगे, एक्स के पास चलेंगे। और आपको पता है एन होता क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। और इसके ऊपर चार्ज कौन सा आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से ये एन और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है।
और ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, इस H से भी खींचेगा और इस R से भी खींचेगा। तो किससे ज्यादा खींचेगा, H से ज्यादा खींचेगा, क्योंकि H की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी क्या होती है, R के कंपैरिजन में कम होती है। तो N के इलेक्ट्रॉन को ये खींचता है, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है, और ये होता क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से ये किसी भी तरीके से ऐसा सोचता है कि मेरा पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाए, कम हो जाए। तो देखो किसके ऊपर, किससे ज्यादा खींचेगा, जो बेचारा गरीब है उसी से ज्यादा खींचेगा, अमीर लोग तो देने नहीं देते नहीं। तो देखो ये N क्या करता है, H से इलेक्ट्रॉन खींचता है। तो H से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इसी वजह से जो ये वाले H होते हैं वो क्या हो जाते हैं, एसिडिक होते हैं। H पॉजिटिव आसानी से लूज हो जाता है, क्योंकि X नेगेटिव है, यहां से क्या निकाल लेता है, H पॉजिटिव। तो हमारे पास देखो क्या चीज बन जाती है, RNH R प्लस में क्या बन जाता है, HX। तो देखो R ग्रुप का क्या हो रहा है, इंट्रोडक्शन। R ग्रुप क्या हो रहा है, रिएक्शन के दौरान क्या हो रहा है, इंट्रोड्यूस हो रहा है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्काइलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, अल्काइलेशन बोलते हैं। और देखो इस रिएक्शन को लर्न करने का तरीका क्या है, RNH2 प्लस RX। तो देखो आपको पता है ये जो H होते हैं अमाइन वाले, ये क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं, और H और X बाहर चला जाता है। तो हमारे पास क्या बन जाता है, RNHR। अभी भी हमारे पास, इसके पास क्या है, H है ही, ठीक है। अगर इसको दोबारा से क्या मिल जाए, अल्काइल हैलाइड मिल जाए, तो ये फर्दर रिएक्ट कर जाएगा। क्या निकलेगा, HX फिर बाहर निकलेगा। तो देखो क्या चीज बनेगी, RNR। पहले 2 डिग्री अमाइन बनी थी, फिर क्या बन जाएगी, 3 डिग्री अमाइन बन जाएगी। क्या फर्दर रिएक्ट करेगा, बोलो, H तो नहीं है, बट N के पास क्या है, लोन पेयर है बेटा, तो ये फर्दर उसके साथ रिएक्ट कर जाएगा। कैसे रिएक्ट करेगा वो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, जगह भी नहीं है यहाँ पर, चलो यहाँ पर कोशिश करते हैं। RNR, और ये हमारे पास क्या था, RX। तो X पार्शली नेगेटिव चार्ज, ये पार्शली पॉजिटिव चार्ज, आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस रहता है। तो इस N के ऊपर लोन पेयर ये R के ऊपर अटैक करेगा, तो क्या बन जाएगा, RNR। 3 R तो पहले थे, एक R और जुड़ गया, इसी वजह से N के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से क्या अटैक करता है, X नेगेटिव को, और इसको बुक में ऐसे लिखा हुआ है, R फॉर N पॉजिटिव X नेगेटिव, क्वार्टरनरी अमोनियम साल्ट बनता है, ठीक है। तो देखो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्काइलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अल्काइलेशन बोलते हैं। तो देखो R की जगह यहाँ पर मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, कोई भी ग्रुप हो सकता है, ठीक है जी। तो ये जो रिएक्शन है हमारी, इसको क्या बोलते हैं, अल्काइलेशन, ठीक है। और इसके बाद अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज द असाइलेशन। तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज असाइलेशन। पहले हमने जो पढ़ा था दैट इज अल्काइलेशन, अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज असाइलेशन। तो असाइलेशन का मतलब क्या होता है, असाइल ग्रुप का इंट्रोड्यूस होना रिएक्शन के दौरान, दैट इज नोन एज द असाइलेशन। तो असाइल ग्रुप होता क्या है, R C डबल बॉन्ड O। इस
इस ग्रुप का इंट्रोड्यूस होना रिएक्शन के दौरान, दैट प्रोसेस इज नोन एज द असाइलेशन। तो जो RCO ग्रुप आपको कहां कहां से मिल सकता है वो देखिए। RCO ग्रुप आपको मिल सकता है एसिड हैलाइड से। सबसे पहली बात, एसिड हैलाइड, जैसे एसिड हैलाइड का फॉर्मूला होता है वो होता है RC≡OX। X का मतलब यहां पर किससे है, हैलोजन से है। दूसरा है हमारे पास एसिड अनहाइड्राइड। क्या है हमारे पास, एसिड अनहाइड्राइड, एसिड अनहाइड्राइड। यहां से भी हमें क्या मिल सकता है, R ग्रुप। क्या होता है एसिड अनहाइड्राइड, जब दो कार्बोक्सिलिक एसिड को जोड़ते हैं तो वाटर निकलता है, ये वाला ग्रुप। और तीसरा है एस्टर, RCOOR। इन तीनों ही कंपाउंड से असाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस हो सकता है। ठीक है जी। तो असाइल ग्रुप का ऐड होना ड्यूरिंग रिएक्शन, दैट इज नोन एज द असाइलेशन रिएक्शन। तो देखिए किस तरह से ये रिएक्शन होती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास प्राइमरी अमाइन ली हमने, और प्राइमरी अमाइन को हमने रिएक्ट कराया सपोज एसिड हैलाइड से। एसिड हैलाइड ले लिया मैंने RCOCl। तो आपको पता है कार्बन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसलिए पार्शियली नेगेटिव चार्ज आता है, और कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसलिए इसके ऊपर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज। और ये N के इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करते हैं, इस कार्बन के ऊपर क्या करते हैं, अटैक करते हैं। क्यों अटैक करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्या है, सेंटर है। तो जैसे ही N इस C के साथ जुड़ेगा तो कार्बन के बॉन्ड देखिए कितने बन गए, 1 2 3 4 और 1 5। तो कभी भी कार्बन 5 बॉन्ड तो नहीं बनाता, तो 5 बॉन्ड नहीं बनाता, इसीलिए इस डबल बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होंगे, ऑक्सीजन के ऊपर क्या हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे। अगर डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे तो देखो क्या चीज बनने वाली है। हमारे पास पहले क्या था, RnH2 था, ठीक है। इसके साथ जुड़ क्या रहा है, RnH2 था। इसके साथ जुड़ क्या रहा है, C डबल बॉन्ड O। इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, R, और क्या जुड़ा हुआ है, Cl। और इस डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जा रहे थे ऑक्सीजन के ऊपर, तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ रहा था, नेगेटिव चार्ज। और इस N के पास थे 5 इलेक्ट्रॉन, अब कितने हैं, 4। तो इस N के ऊपर क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है जी, इतनी बात सबको क्लियर होगी। तो देखिए अब क्या होगा, आपको पता है N के ऊपर क्या आया हुआ है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो ये N क्या करेगा, इस H से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इस R से भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, क्योंकि N क्या बन चुका है, और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो चुका है पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से। तो ये जो H है, ये क्या हो चुके हैं, एसिडिक हो चुके हैं, क्योंकि N इनके इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। तो देखो अब दोबारा से क्या होगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इधर से ऑक्सीजन भी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो देखो ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन अपने इधर देगा, तो देखो क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा, 2 3 4 और 1 5। 5 बॉन्ड तो नहीं बन सकते, तो यहाँ पर हमारे पास जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो चीज बाहर निकलेगी,
कई बच्चे ये सोच रहे होंगे आर ग्रुप भी बाहर निकल सकता है, Cl भी बाहर निकल सकता है। तो देखो जो चीज ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो इलेक्ट्रॉन खींचेगी, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस साइड में है, क्लोरीन की साइड में ज्यादा है, तो ये आसानी से क्या निकाल लेगा, Cl बाहर निकालेगा, Cl नेगेटिव। तो यहाँ से Cl नेगेटिव जाएगा और यहाँ से ये क्या एक्सट्रैक्ट करेगा, H पॉजिटिव। तो देखो क्या चीज बनने वाली है, RNH, ठीक है जी, C डबल बॉन्ड O, R, यहां से अगर ये जब जाता है तो ये क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा Cl। तो ये Cl और ये H पॉजिटिव मिलके क्या बना देते हैं, HCl बना देते हैं, ठीक है जी। तो देखो इस रिएक्शन के दौरान देखो कौन सा ग्रुप इंट्रोड्यूस हुआ है, RCO ग्रुप इंट्रोड्यूस हुआ है, इसी को क्या बोलते हैं, असाइलेशन। तो देखो ये रिएक्शन थी असाइलेशन, तो देखो असाइल ग्रुप ऐड हुआ है। तो इसको भी करने का एक सिंपल सा तरीका है। देखो ये जो रिएक्शन होती है ये बेस की प्रेजेंस में होती है, ये चीज ध्यान रखना। देखो इस रिएक्शन को कैसे लर्न कर सकते हैं, आपको मैकेनिज्म नहीं पढ़ना तो देखो हमने लिया फॉर आर की जगह मैंने क्या ले लिया, मिथेनामाइन, मिथेन ले लिया, मिथेन अमाइन CH3NH2 ले लिया। और आपको मैंने बताया था ये जो H होते हैं ये क्या होते हैं, अमाइन वाले H क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। और हमने लिया यहाँ पर इथेनॉयल क्लोराइड CH3COCl, दिस इज नोन एज द इथेनॉयल क्लोराइड, ठीक है। तो इथेनॉयल क्लोराइड लिया तो क्या चीज बाहर, ये रिएक्शन होती किसकी प्रेजेंस में है, बेस की प्रेजेंस में होती है। तो देखो क्या चीज बाहर निकलेगा, HCl बाहर निकलेगा। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, CH3NH C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है, प्लस में क्या बन रहा है, HCl। अगर आप लोग यहाँ पर क्या लेते हैं, सेकेंडरी अमाइन लेते हैं, सेकेंडरी अमाइन फॉर एग्जांपल CH3NH CH3, ठीक है, और उसको इथेनॉयल क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, तो क्या चीज बनने वाली है, ठीक है जी, HCl बाहर जाएगा तो क्या चीज बनेगा हमारे पास, CH3N CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस HCl। तो बेटा घर जाके आज आपने इन दोनों कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर बताना है मेरे को, नोमेनक्लेचर क्या होगा, ठीक है। जो चीज N से अटैच होती है तो ये क्या है, देखो N अल्काइल, कितने कार्बन है पीछे, 2, तो दिस इज द N मिथाइल इथेनामाइड, ये क्या है, NN डाइमिथाइल इथेनामाइड है, ठीक है जी। ये तो था एलिफेटिक अमाइंस के ऊपर हम लोग अप्लाई कर रहे थे। सेम लाइक दैट ये रिएक्शन अगर हम एरोमेटिक बेंजीन, एरोमेटिक कंपाउंड्स, एरोमेटिक अमाइंस के लिए भी क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो अगर हमारे पास ये जो अमाइंस दे रखी है, अगर मैं इसको बेंजोइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराता हूं, बेंजोइल क्लोराइड क्या होता है, C6H5COCl, ठीक है जी, इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, ठीक है जी। तो देखो क्या बताया था आपको, अमाइन के H क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं, यहां से क्या जाएगा Cl, तो माइनस HCl। तो ये जो बनेगा हमारे पास क्या बनेगा, RNH C डबल बॉन्ड O C6H5, दिस इज द बेंजोइल ग्रुप, ठीक है। तो इंट्रोड्यूस ऑफ
बेंजोइल ग्रुप, दैट इज नोन एज द बेंजोइलेशन। क्या होगा? बेंजोइलेशन। हाँ, अगर सपोज मैं यहां पर एनिलीन ले लेता हूं, क्या ले लेता हूं? एनिलीन। और इसको रिएक्ट कराता हूं मैं बेंजोइल क्लोराइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH। यहां पर जो मैं बेस ले रहा हूं, कौन सा यूज कर रहा हूं? एक्वस NaOH। तो क्या चीज बनेगी हमारे पास? तो जब यहां पर हम एक्वस NaOH यूज करते हैं इस बेस की जगह, तो इस रिएक्शन का नेम बन जाता है। तो ये नेमिंग रिएक्शन आती है। दिस इज नोन एज द शॉर्टन बॉर्मन रिएक्शन। दिस इज नोन एज द शॉर्टन बॉर्मन रिएक्शन। ठीक है जी। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं कार्बल अमाइन रिएक्शन। अब जो हम रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं दैट इज कार्बल अमाइन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है ये? कार्बल अमाइन रिएक्शन, या इसको आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं। आइसोसाइनाइड टेस्ट बेटा बहुत ही अच्छी रिएक्शन है, और ये रिएक्शन है जो हम डिस्टिंग्विश करने के लिए, अमाइंस को डिस्टिंग्विश करने के लिए इसे क्या करते हैं? यूज करते हैं। ठीक है। और देखिए जरा ध्यान से, अगर हम प्राइमरी अमाइन लेते हैं, क्या लेते हैं? प्राइमरी अमाइन। वो एलिफेटिक भी हो सकती है, वो एरोमेटिक भी हो सकती है। अगर मैं उसको क्लोरोफॉर्म के साथ, किसके साथ? क्लोरोफॉर्म के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH के साथ हीट करता हूं, तो देखो हमारे पास क्या चीज बनती है? क्या जुड़ जाता है? आइसोसाइनाइड ग्रुप जुड़ जाता है। ठीक है जी। क्या बन जाता है? RN से क्या बन जाता है? RNC बन जाता है। और इसके क्लोरीन और इसका क्लोरीन और इसका के मिलके क्या बना देते हैं? KCl बना देते हैं। कितने Cl थे? 3। तो 3 KCl बनेंगे। तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर कितने बेस आएंगे? 3। तो अब OH कितने हैं? 3। यहाँ से ये H इसके साथ मिलके क्या बना देता है? वाटर। तो देखो एक बहुत ही बैड स्मेल प्रोड्यूस होती है इस रिएक्शन के दौरान, फाउल स्मेल बोलते हैं उसको। और वो जो फाउल स्मेल है वो कौन शो करता है? ओनली एंड ओनली 1 डिग्री अमाइन ही शो करती है। सेकेंडरी और टर्शरी अमाइंस ये रिएक्शन शो नहीं करते। इसलिए इस रिएक्शन को डिस्टिंग्विश करने के लिए हम क्या करते हैं? यूज करते हैं। तो अगर सपोज हमारे पास प्राइमरी अमाइन है, उसको मैं क्लोरोफॉर्म के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH हीट करता हूं, तो मेरे पास रिएक्शन के दौरान आइसोसाइनाइड बनेगा। ठीक है। और इसकी क्या होती है? बहुत ही फाउल स्मेल, बहुत ही गंदी स्मेल, बहुत ही पंजट स्मेल प्रोड्यूस होती है। ठीक है। और क्या बनता है? KCl एंड वाटर बनता है। और ये जो रिएक्शन है ओनली एंड ओनली किसके लिए होती है? प्राइमरी अमाइंस के लिए ही होती है। ठीक है। तो देखिए अगर सपोज मैंने यहां पर ले लिया CH3NH2, इसको रिएक्ट कराया किसके साथ? क्लोरोफॉर्म के साथ।
अल्कोहलिक KOH लिया और हमने क्या किया, इसको हीट किया और हमारे पास क्या बन रहा है, CH3NC प्लस। ठीक है जी। तो हमारे पास देखिए, ध्यान से इस रिएक्शन को देखना है आपने। अगर मैंने क्या लिया, प्राइमरी अमाइन ली, उसको क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्ट किया इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH, तो देखो मेरे पास क्या बनता है, ये आइसोसाइनाइड बनता है अलोंग विद KCl एंड वाटर। ठीक है, और इसकी क्या होती है, बहुत ही बैड स्मेल होती है। अगर मैं सेकेंडरी ऑटर्सली लूंगा तो ये रिएक्शन वो शो नहीं करते। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, कार्बल अमाइन रिएक्शन। ये नेमिंग में भी पूछ लेते हैं, ये डिस्टिंग्विश करने में भी यूज कर लेते हैं, और ये कन्वर्जन में भी क्या हो जाती है, यूज हो जाती है। ठीक है, क्लियर है ये बात। तो अब एक टेस्ट और है जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज द हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट। कौन सा टेस्ट है ये, हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट। वो भी क्या होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमाइंस को डिस्टिंग्विश करने के लिए क्या किया जाता है, यूज में लाया जाता है। बहुत ही अच्छा टेस्ट है, दोनों ही रिएक्शंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमारे पास है नेक्स्ट हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट, और जो आपकी एनसीईआरटी में गिवन है वो है रिएक्शन विद अराइल सल्फोनाइल क्लोराइड। क्या है, रिएक्शन विद अराइल सल्फोनाइल क्लोराइड। तो यहां पर कौन सा अराइल लिया गया है, दैट इज बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। क्या है, बेंजीन, बेंजीन के साथ S डबल बॉन्ड O Cl, इसको बेटा बोला जाता है बेंजीन, क्या बोला जाता है, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। और इसी का दूसरा नाम, एक और नेम है, इसी को बोला जाता है हिंसबर्ग रिएजेंट। कौन सा रिएजेंट है ये, हिंसबर्ग रिएजेंट है, जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमाइन को डिस्टिंग्विश करने के लिए क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। ठीक है जी। बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड को अगर हम लोग प्राइमरी अमाइन, फॉर एग्जांपल मैंने इथेन अमाइन ले लिया, क्या ले लिया, इथेन अमाइन। ठीक है, और रिएक्शन के दौरान मैंने इथेनामाइन के अंदर क्या ऐड किया, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, जिसको क्या बोला जाता है, हिंसबर्ग रिएजेंट ऐड किया। तो देखो क्या चीज बाहर निकलती है, सबसे पहले HCl बाहर निकलता है। तो क्या चीज बनी हमारे पास, थोड़ा ध्यान से देखिएगा इसे। ठीक है जी, इसका जो नेम है दैट इज एन इथाइल। क्या है, एन के साथ कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, इथाइल। तो ये क्या है, एन इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। क्या है ये, एन इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। ठीक है जी। और देखो अब मैं इसकी बात कर रहा था, और जो ये हमारे पास हुआ है, इस ये जो ग्रुप जुड़ा हुआ है S डबल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O, बेटा ये क्या होता है, बहुत ही क्या होता है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है। तो ये जो इतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये क्या करता है, N से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, विड्रॉ करता है, जिसके पास, जिसकी वजह से N के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। ठीक है, और उसी वजह से जो H है ये क्या हो जाते हैं, एसिडिक हो जाते हैं। तो अगर मैं इसको
किसी भी बेस के साथ रिएक्ट कराता हूँ, किसी भी क्या कराता हूँ, बेस के साथ क्या करता हूँ, रिएक्ट कराता हूँ, तो ये जो चीज है ये क्या है, सोल्यूबल इन, क्या है, सोल्यूबल इन वाटर है। ठीक है, तो ये तो था हमारे पास इन केस ऑफ प्राइमरी अमाइन। अगर मैं बात कराता हूं किसकी, सेकेंडरी अमाइन की बात करते हैं हम लोग, इसकी बात कर रहे हैं, सेकेंडरी अमाइन की बात करते हैं। तो सेकेंडरी अमाइंस के अंदर देखिए क्या चीज होती है, मैंने लिया है एन इथाइल इथेनामाइन लिया है। तो देखो सेकेंडरी अमाइंस के केस में हमारे पास क्या चीज बनी है, उसको थोड़ा ध्यान से देखिए। ठीक है जी, अब क्या बना है, एन डाई इथाइल सल्फोनामाइड, बेंजीन सल्फोनामाइड बना है। अब देखो ये जो एन है इसके पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, तो ये जो चीज बनेगी हमारे पास, ये वाटर के अंदर क्या रहेगी, इनसोल्यूबल होगी। कोई भी बेस लेंगे उसके अंदर क्या होगी, इनसोल्यूबल होगी। ठीक है जी, ठीक है जी। तो अगर मैं टर्शियरी अमाइन की बात करता हूँ, किसकी बात करते हैं, अगर मैं टर्शियरी अमाइन की, तो टर्शियरी अमाइन को अगर हम हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो ये रिएक्ट ही नहीं करेगा। नो रिएक्शन। ठीक है जी, क्यों नहीं रिएक्ट करेगा, क्योंकि टर्शियरी अमाइन के पास हाइड्रोजन तो है ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए देखो ये तीन हमारे पास अमाइन दे रखी थी, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। उन तीनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए बहुत ही बढ़िया मेथड मैं कहूंगा इसको, दिस इज द हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट। तो देखो टर्शरी, अगर मेरे पास तीन अमाइन है, 1 डिग्री, रेड वाली 2 डिग्री और व्हाइट वाली क्या है 3 डिग्री, तो मैं तीनों को हिंसबर्ग रिएजेंट के अंदर डाल रहा हूँ। तो देखो जो टर्शरी अमाइन है वो तो रिएक्ट ही नहीं करेगी। कौन रिएक्ट करेगा, 1 डिग्री और 2 डिग्री रिएक्ट करेगी, 2 डिग्री दोनों रिएक्ट कर रही हैं। अब मैंने क्या किया, उसके अंदर अल्कली डाला, बेस डाला, तो जो हमारे पास 1 डिग्री अमाइन है वो तो उसके अंदर क्या हो जाती है, सोल्यूबल हो जाती है, और 2 डिग्री अमाइन उसके अंदर सोल्यूबल नहीं होती। इस तरीके से हम लोग 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइंस को इस टेस्ट के द्वारा करते हैं, डिस्टिंग्विश करते हैं। अंडरस्टैंड, बहुत ही बढ़िया रिएक्शन है ये, रिएक्शन विद अराइल सल्फोनाइल क्लोराइड, या इसको हिंसबर्ग रिएजेंट रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। तो अब है हमारे पास रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए नाइट्रस एसिड क्या होता है। नाइट्रस एसिड होता है HNO2। क्या होता है, HNO2 को हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्रस एसिड बोलते हैं। और ये जो प्रोड्यूस होता है, ये रिएक्शन के दौरान प्रोड्यूस होता है। तो बुक के अंदर लिखा होगा इन सीटू। इन सीटू का मतलब क्या होता है, रिएक्शन के दौरान जनरेट होना। कैसे बनता है, हमारे पास NaNO2 सोडियम नाइट्राइट लेते हैं। क्या लेते हैं हम लोग, सोडियम नाइट्राइट। NO2 नेगेटिव होता है नाइट्राइट, और NO3 नेगेटिव होता है नाइट्रेट। ये तो होता है नाइट्राइट, और ये क्या होते हैं, नाइट्रेट। तो दिस इज द सोडियम नाइट्राइट। वो अगर हम HCl के साथ रिएक्ट कराते हैं, क्या करते हैं, HCl के साथ,
तो आपको पता है N के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव, NO2 के ऊपर नेगेटिव, Cl के ऊपर -1, H के ऊपर +1। तो देखो इसका पॉजिटिव और इसका नेगेटिव मिलके क्या बना देते हैं, NaCl, और ये H और ये NO2 मिलके क्या बनाते हैं, HNO2। क्या बोलते हैं इसको, नाइट्रस एसिड। क्या बोलते हैं, नाइट्रस एसिड। तो जो नाइट्रस एसिड है बेटा HNO2, ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमाइन के साथ 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइन के साथ 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमाइन के साथ डिफरेंट वे से क्या करता है, रिएक्ट करता है। ठीक है, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री के साथ ये क्या करता है, डिफरेंट वे से क्या करता है, रिएक्ट करता है। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से ये रिएक्ट करेगा। अगर मेरे पास ये 1 डिग्री अमाइन दे रखी है, क्या दे रखी है मेरे पास, अगर 1 डिग्री अमाइन दे रखी है, तो आपको पता है 1 डिग्री कौन सी, एलिफेटिक या एरोमेटिक। ठीक है जी, तो देखो 1 डिग्री अमाइन, अगर मेरे पास प्राइमरी अमाइन दे रखी है, उसको मैं किसके साथ रिएक्ट कराता हूं, नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड का मतलब NaNO2 + HCl, रिएक्शन के दौरान ही जनरेट होता है, मैंने अभी बात की थी। तो देखो बेटा हमारे पास क्या प्रोड्यूस होता है, Rn2 पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, यहाँ पर Cl लिया है, तो ये जो मेरे पास प्रोड्यूस होता है, ये जो होता है इसको बोलते हैं डाइजोनियम सॉल्ट। क्या है, डाइजोनियम सॉल्ट। इसका नेम क्या है, अल्काइल डाइजोनियम सॉल्ट। ठीक है जी, अल्काइल डाइजोनियम सॉल्ट है बेटा। ये क्या होता है, बहुत ही अनस्टेबल होता है। क्या होता है, बहुत ही अनस्टेबल होता है। ये क्या है, जो एयर के अंदर वाटर वेपर्स है उनके साथ रिएक्ट कर जाता है। तो वाटर वेपर के साथ रिएक्ट करता है, तो वाटर क्या देता है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो ये ROH क्या बनाता है, एक तो एल्कोहल बनाता है, क्या रिलीज होती है, नाइट्रोजन गैस, और प्लस में क्या बनता है, HCl। इसके दौरान क्या होती है, नाइट्रोजन गैस क्या हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है, जो आगे हम एस्टिमेशन के अंदर क्या करते हैं, यूज करते हैं। और अगर मैं इसको एरोमेटिक अमाइन के साथ, प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन के साथ रिएक्ट कराता हूं, तो फिर देखिए क्या बनता है हमारे पास। और ये जो रिएक्शन है 0 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही होती है। तो देखो हमारे पास जो यहां पर बनता है, वो बनता है क्या चीज, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनता है। क्या बनता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। और बेटा ये जो बनता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ये क्या होता है, स्टेबल होता है। क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, रेजोनेंस क्या करता है, शो करता है। ठीक है, तो प्राइमरी अमाइन, ठीक है, अगर एलिफेटिक है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, अल्कोहल के अंदर। और अगर एरोमेटिक अमाइन है तो वो क्या बनाती है, डाइजोनियम साल्ट बनाती है। तो देखो अमाइन से डाइजोनियम साल्ट का बनना, इस प्रोसेस को बोला जाता है डाईएजोटाइजेशन। क्या बोलते हैं, डाईएजोटाइजेशन भी बोलते हैं।
क्लियर है? तो ये तो प्राइमरी एमाइन नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट कर रही थी, क्या बनाती है? डाइजोनियम साल्ट बनाती है। ठीक है, सेकेंडरी और टर्शरी एमाइन डिफरेंट मैनर्स के साथ क्या करती हैं? रिएक्ट करती हैं। ठीक है जी। तो देखो, अगर हमारे पास सेकेंडरी एमाइन दे रखी है, क्या दे रखी है? सेकेंडरी एमाइन, और ये है हमारे पास नाइट्रस एसिड, ये इसका स्ट्रक्चर लिखा है मैंने। अगर हम उसको नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमारे पास क्या चीज बाहर निकलती है? वाटर बाहर निकलता है। ठीक है, और बनता क्या है? RNR। ठीक है, N डबल बॉन्ड O, दिस इज द N नाइट्रोसोअमाइन। ठीक है, क्या बनता है? N नाइट्रोसोअमाइन। और अगर मैं इसके अंदर क्या डाल देता हूं? एक दो ड्रॉप फिनोल की ऐड कर देता हूं, तो हमारे पास क्या बनता है? ग्रीन कलर का क्या बनता है? सॉल्यूशन बनता है। क्या बनता है हमारे पास? ग्रीन कलर का क्या बनता है? सॉल्यूशन बनता है इन केस ऑफ सेकेंडरी एमाइन। और अगर हम बात करते हैं किसकी? टर्शरी एमाइन की, तो देखो टर्शरी एमाइन क्या बनाती है? ट्राई अल्काइल अमोनियम नाइट्राइट बनाती है। क्या बनाती है? ट्राई अल्काइल अमोनियम नाइट्राइट। ठीक है, तो ये जो टेस्ट है ये भी क्या होता है? नाइट्रस एसिड टेस्ट बोलते हैं इसे। ये भी क्या है? प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइन को मेनली डिस्टिंग्विश करने के लिए क्या होता है? यूज में करते हैं। तो देखो, जो प्राइमरी अमाइन है वो तो डाइलोनियम साल्ट बनाती है, और जो सेकेंडरी अमाइन है वो क्या बनाता है? ग्रीन सॉल्यूशन बनाता है। ठीक है, एन नाइट्रोसोअमाइन का। ठीक है, तो इस वे से हम लोग क्या पढ़ते हैं? रिएक्शन ऑफ अमाइन विद नाइट्रस एसिड। और अब हमारे पास लास्ट टॉपिक जो क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, उसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं रिएक्शन विद या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या पढ़ने जा रहे हैं? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं। ESR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अमाइंस। तो तीन रिएक्शंस यहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे। वन इज हैलोजिनेशन। आपको पता है जो हमारे पास एरोमेटिक अमाइन है, जैसे हमने ले लिया, किसकी बात कर ली? एनिलीन की। तो आपको पता है जो ये जो ग्रुप है बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। ये क्या करता है? बेंजीन रिंग को क्या करता है? एक्टिवेट कर देता है। और आपको ये भी पता होना चाहिए ये क्या है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। क्या है? ऑर्थो और पैरा पे अगर कोई भी चीज जुड़ेगी यहाँ पर तो कहां पर जुड़ेगी? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही जुड़ेगी। तो स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग होने की वजह से यहाँ पर हमारे पास एक तो ये स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग होता है, और दूसरा ये क्या होता है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप भी होता है। ठीक है, तो ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप है। वैसे हम हैलोजिनेशन के लिए क्या करते हैं? हैलोजन ऐड करते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड, है ना? तो अगर यहाँ पर ये इतना स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप है कि ये विदाउट कैटालिस्ट ही रिएक्शन शो कर देता है। अगर मैं इसके अंदर नॉर्मली ब्रोमीन वाटर ऐड करता हूँ तो ये क्या करता है? सारी बेंजीन के ऊपर जो इसके ऑर्थो और पैरा पोजीशंस है वहां पर ब्रोमीन जुड़ जाता है। क्या बन जाता है हमारे पास? 3 मोल लेके चलते हैं। एक Br यहाँ पर, एक Br यहाँ पर, और एक Br यहाँ पर, प्लस में क्या बनता है? 3HBr। तो ये क्या बन गया हमारे पास?
1 2 3 4 5 6, तो ये क्या बन गया 2 4 6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन बन गया। ये तो बहुत अच्छी बात है, ट्राई सब्स्टिट्यूशन हो गई। बट अगर हम ये चाहें, अगर हमें मेरे को सिर्फ एंड सिर्फ क्या करना है, एक ही ब्रोमीन इसके ऊपर ऐड करना है, तो क्या करना होगा मेरे को, थोड़ा सोच के देखिए। तो देखो मेरे को इस NH2 का ध्यान इस बेंजीन के अलावा कहीं और जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरे को इसको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो देखो कैसे क्या करते हैं हम लोग। तो अगर मैं इसको इसकी एसाइलेशन करा दें, एसाइलेशन बहुत सारे तरीके से हो सकती है, आप ये भी यूज कर सकते हो, आप एसिड एनहाइड्राइड भी यूज कर सकते हो, आप एस्टर भी यूज कर सकते हो। तो देखो क्या चीज बनेगी, ये चीज हमने पहले भी पढ़ी थी, रिएक्शन बेस की प्रेजेंस में होती है। तो देखो क्या चीज बनने वाली है हमारे पास, NH CH3। इसको वैसे क्या बोलते हैं, कॉमन नेम में एसिटोनालाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसिटोनालाइड। क्या है, इसको बोलते हैं एसिटोनालाइड है। और इसको आईयूपीएसी नेम में क्या बोलेंगे, एन फिनाइल इथेनामाइड। क्या बोलेंगे इसको, आईयूपीएसी नेम में क्या बोलेंगे, एन फिनाइल इथेनामाइड। ऐसा करने से क्या होगा, इधर देखिए, अब ये बेंजीन के अलावा यहाँ पर भी क्या करेगा, रेजोनेंस शो करेगा। कैसे, ये लोन पेयर इधर गए तो कितने बॉन्ड बन गए, कार्बन के 5, कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बनाता तो ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे चले जाएंगे। तो इस ये जो N है ये बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस तो शो करता ही है। अब ये जो ग्रुप ऊपर जुड़ा हुआ वहां पर भी क्या कर रहा है, रेजोनेंस क्या कर रहा है, शो कर रहा है। तो इस वजह से जो हमारे पास ये N की है, ये थोड़ी सी डोनेशन पावर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो अब हमारे पास जो बेंजीन रिंग है वो स्ट्रांगली एक्टिवेट नहीं होता। तो अगर हम अब इसके अंदर, अगर हम अब इसके अंदर क्या करते हैं, ब्रोमीन ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एप्रोटिक सॉल्वेंट, तो क्या होता है, ये जो ब्रोमीन है जुड़ जाता है ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे। एक बार ऑर्थो पे और एक बार ये जुड़ जाता है पैरा। ठीक है जी। और अगर मैं इसका फर्दर हाइड्रोलिसिस कर लेता हूं, एसिडिक या बेसिक, तो हमारे पास क्या बन जाता है, दोबारा से अमाइन बन जाती है। एक बार ब्रोमो, एक बार ऑर्थो वाली बनेगी और एक बार पैरा वाली, और प्लस में क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। ठीक है जी। तो ये था हमारे पास हेलोजिनेशन रिएक्शन के बारे में। जो दूसरी रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, वो है बेटा नाइट्रेशन रिएक्शन। नाइट्रेशन रिएक्शन, देखो नाइट्रेशन रिएक्शन में क्या होता है, अगर मैं एनिलीन को नाइट्रेटिंग मिक्सचर क्या रहता है, कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ 288 केल्विन पे इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine क्या करते हैं, हीट करते हैं। तो देखो हमारे पास ये जो मिक्सचर है ये कौन सा ग्रुप प्रोवाइड करता है, NO2 ग्रुप प्रोवाइड करता है। तो एक बार तो NO2 ग्रुप ऑर्थो पे, और एक बार कहां पर जुड़ना चाहिए, पैरा पे। बट
इसमें क्या है, पैरा के साथ साथ मेटा प्रोडक्ट भी बनता है। ये जो ऑर्थो है वो कितना बनता है 2%, पैरा जो बनता है वो कितना बनता है 51%। तो मेटा प्रोडक्ट का अमाउंट कितना बनेगा 47% बनता है। बनना क्या चाहिए था, ऑर्थो और पैरा बनना चाहिए था, बट क्या बन रहा है साथ में, मेटा प्रोडक्ट भी बन रहा है। नाइट्रेशन के दौरान मेटा प्रोडक्ट भी बनता है। तो ऐसा क्यों बनता है, सबसे पहली बात तो ये आपको पता होनी चाहिए। तो देखो यहां पर देखो हम क्या ले रहे हैं, एसिडिक मीडियम ले रहे हैं। तो देखो एसिडिक मीडियम स्ट्रॉन्ग एसिड होने की वजह से ये क्या देगा, H पॉजिटिव आयन देगा। और जो ये H पॉजिटिव आयन देगा जब, तो ये एनिलीन के जो लोन पे रहेंगे इस H पॉजिटिव पे अटैक करेंगे। तो हमारे पास क्या बनता है, क्या बनता है, एनिलीनियम आयन बनता है। इसको क्या बोलते हैं, एनिलीनियम आयन। और ये जो एनिलीनियम आयन होता है ये बेटा क्या होता है, दैट इज मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। क्या होता है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। क्लियर है। इसलिए इस रिएक्शन के दौरान क्या बनता है, क्या बनता है हमारे पास, मेटा प्रोडक्ट भी बनता है। और अगर हमारे पास मेटा प्रोडक्ट ना बनाना हो तो क्या करेंगे, तो सेम लाइक दैट सबसे पहले इस अमाइन ग्रुप को क्या करेंगे, एसिटिक अनहाइड्राइड या एसिड क्लोराइड के साथ प्रोटेक्ट करेंगे। कैसे क्या करेंगे, इसकी वही रिएक्शन जो मैंने पहले बताई थी, प्रोटेक्ट करेंगे इसको, पहले किया एसिड अनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करेंगे। तो हमारे पास क्या बनने वाला है बता सकते हो, इसका H और ये चीज मिलके क्या बनाएगी, CH3COOH। क्या बनेगा हमारे पास, एक तो NH और दूसरा बनेगा C डबल बॉन्ड OCH3। ठीक है जी। और अगर मैं अब इसके अंदर नाइट्रेटिंग मिक्सचर ऐड करता हूं, एसिड एनालाइड के अंदर क्या करता हूं, एसिड एनालाइड के अंदर अगर मैं अब नाइट्रेटिंग मिक्सचर ऐड करता हूं, कंसंट्रेटेड रहता है ये, 288 केल्विन पे हीट करते हैं। तो अब मेरे पास जो बनता है वो क्या बनता है, पैरा प्रोडक्ट ही मेजर प्रोडक्ट बनता है। और यहाँ पर इसको अगर रिमूव करना है तो दोबारा से मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसका एसिडिक या बेसिक हाइड्रोलिसिस करेंगे। तो दोबारा से मेरे पास क्या बन जाएगा, पैरा नाइट्रो एनिलीन इज द मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है। तो ये है बेटा हमारे पास नाइट्रेशन रिएक्शन ऑफ एनिलीन। जो थर्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है दैट इज सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में क्या होता है, SO3H ग्रुप ऐड होता है। और वो कैसे ऐड होता है, जब हम रिएजेंट या तो ओलियम यूज करते हैं या फिर कंसंट्रेटेड H2SO4 यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, कंसंट्रेटेड H2SO4। आपको पता है ये ब्रेक डाउन होके क्या देगा, H पॉजिटिव HSO4 नेगेटिव। तो ये N इस H के ऊपर क्या करेगा, अटैक करेगा। क्या बनेगा सबसे पहले,
NH3 पॉजिटिव, और ये इसी के साथ इसका नेगेटिव पार्ट क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये जो बना है इसको क्या बोलते हैं, एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट। क्या बोलते हैं इसे, एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट। और फिर अगर हम इसको क्या करते हैं 553 से 575 केल्विन के बीच हीट करते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, रीअरेंजमेंट रिएक्शन हो जाती है। क्या होता है, रीअरेंजमेंट होता है। क्या बन जाता है हमारे पास, NH3 पॉजिटिव SO3 नेगेटिव। तो देखो क्या बना है, देखो मेनली होता क्या है, यहाँ से H और इधर से देखो क्या निकला है हमारे पास OH, तो वाटर रिमूव होता है और ये जो ग्रुप है पैरा पोजीशन पे क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। अब देखो ये जो बना है ये क्या है, एक हमारे पास ज्विटर आयन। ज्विटर आयन क्या होता है, एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट जुड़े होते हैं, और जिनमें से एक क्या होता है एसिडिक और दूसरा क्या होता है बेसिक। तो इनके बीच में क्या रहता है, इक्विलिब्रियम बना रहता है। तो देखो ये हमारे पास क्या करता है, ये एसिडिक ग्रुप है, ये क्या है बेसिक, तो बेस क्या करेगा, एसिड से H पॉजिटिव लेगा, तो क्या चीज बन जाएगा हमारे पास NH2, और इधर क्या बन जाएगा SO3H। इसको सल्फोनेलिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, सल्फोनेलिक एसिड बोलते हैं। तो ये थी हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अमाइंस। एक चीज और मैं डिस्कस करूंगा, जो अमाइंस, जो एरोमेटिक अमाइंस है, ना तो वो फिडलक्राफ्ट अल्काइलेशन शो करती हैं, ना वो क्या करती हैं फिडलक्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन शो करती हैं। ऐसा क्यों, तो देखो उसका रीजन क्या रहता है, जो हमारे पास हम अगर फिडलक्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन लिखते हैं, तो आपको पता है फिडलक्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन में हम क्या यूज करते हैं, लुईस एसिड यूज करते हैं AlCl3। और आपको पता है ये जो Al है ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये N इसके ऊपर अटैक करके क्या बना देता है, सॉल्ट बना देता है। अब इस N के ऊपर क्या आ चुका है, पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, तो इसकी डोनेशन पावर तो खत्म हो चुकी है। तो पहले तो ये क्या कर रहा था, बेंजीन रिंग को एक्टिवेट कर रहा था। अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, तो ये क्या करेगा, बेंजीन रिंग को क्या करेगा, डीएक्टिवेट करेगा और फर्दर रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो पाएगी। ठीक है, इसलिए हमारे पास जो एनिलीन है वो फिडलक्राफ्ट अल्काइलेशन और फिडलक्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन शो नहीं कर पाती। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है वो थोड़ा सा लंबा हो गया है, तो बेटा कल की जो आपकी हॉलीडे है, संडे की हॉलीडे है, उसके अंदर आप इसको कवर करेंगे, और इसी के साथ हमारा जो अमाइंस चैप्टर है वो क्या होता है, फिनिश होता है। डाइजोनियम साल्ट हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है जी, तो ये था हमारे पास अमाइंस चैप्टर। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मेरे को वो पर्सनली व्हाट्सएप कर सकता है। ठीक है बेटा, ओके बाय।